कैसे हो भाई लोग। लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग लिन थंडर सेलेस्टियल के टेंपल का एक मैसेंजर होने की आइडेंटिटी को यूज करके वन फैमिली से सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट्स को ले लेता है। और अब आगे ऑल 11 स्टार सिस्टम के नॉर्थर्न डोमेन में 5 मेजर प्लैनेट्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे कल्टीवेशन प्लैनेट्स और कल्टीवेशन फैमिलीज आते हैं। वांग लिन थंडर बीस्ट पर बैठकर सीधा कियान फैमिली की तरफ निकल पड़ता है। उधर कियान फैमिली के सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर बहुत पहले ही क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा चुके थे, तो इस वक्त फैमिली का सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट कियान क्यूजी के हाथों में था। जैसे ही वांग लिन प्लेनेट 1000 इल्यूजन पर एंटर करता है, कियान क्यूजी उसे तुरंत नोटिस कर लेता है और भाई साहब वांग लिन को थंडर बीस्ट पर आते देखकर कियान क्यूजी को पूरा विश्वास हो जाता है कि वन फैमिली के एंसेस्टर ने जो कहा था वो झूठ था। ये बंदा बिना किसी डाउट के थंडर सेलेस्टियल टेंपल का एक मैसेंजर है। कियान क्यूजी के तो ये सोचकर ही पसीने छूट जाते हैं कि 70 साल पहले जो इस बंदे ने वन फैमिली के एंसेस्टर के खिलाफ इतने पावरफुल स्पेल और ट्रेजर्स का यूज किया था। तभी कियान क्यूजी और कुछ कियान फैमिली के कल्टीवेटर्स जल्दी से बाहर आते हैं ताकि वांग लिन का वेलकम कर सके। तो वैसे तो कियान क्यूजी का कल्टीवेशन वांग लिन से एक लेवल हायर था, पर दोस्त थंडर सेलेस्टियल टेंपल के मैसेंजर का स्टेटस आसमान जितना ऊंचा है तो उन्हें ऑफेंड करने की किसी में हिम्मत नहीं होती। वांग लिन एकदम काम एक्सप्रेशन के साथ थंडर बीस्ट पर बैठा रहता है और कियान क्यूजी की तरफ देखकर कहता है, ग्रीटिंग सीनियर्स, लॉन्ग टाइम नो सी। कियान क्यूजी नर्वस होकर हंसने लगता है और कहता है, मुझे सीनियर बुलवाने की हिम्मत नहीं है। लॉर्ड मैसेंजर का स्टेटस काफी नोबल है, हम पियर्स की तरह बात करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर कियान क्यूजी पूरी तरह हिल गया था। उसने क्लियरली देखा था कि 100 साल से भी कम टाइम में वांग लिन अर्ली स्टेज असेंडेंट से सीधा लेट स्टेज असेंडेंट तक पहुंच गया था। यह स्पीड उसके लिए बहुत शॉकिंग थी। सबसे ज्यादा हैरानी की तो उसे थंडर बीस्ट को देखकर हो रही थी, जिसकी फियर्सली घूरती हुई आंखों में देखकर उसे ऐसा लग रहा था मानो वो सेम कल्टीवेशन लेवल की किसी कल्टीवेटर को फेस कर रहा हो। इधर वांग लिन सीधे पॉइंट पर आता है और कुछ सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट्स मांगता है। कियान क्यूजी अपना दिमाग दौड़ाता है। उसे पता था कि ऑल 11 स्टार सिस्टम में एक फैमिली को सर्वाइव करने के लिए एक मैसेंजर पर रिलाय करना ही पड़ता है। वो सोचता है कि इस बंदे की करंट कल्टीवेशन भले ही थोड़ी कम है, पर इसका फ्यूचर पोटेंशियल इनफाइनाइट है, तो एक बड़ा वेट खेलने का यही सही समय है। पर अपनी सेफ्टी के लिए कियान क्यूजी हम्बली रिक्वेस्ट करता है कि वांग लिन, क्या आप मुझे अपना सेलेस्टियल टेंपल टोकन दिखा सकते हैं। वांग लिन बिना टाइम वेस्ट किए कूल्डली अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर टैप करता है, जिसमें से थंडर डाउस्ट का जेट टोकन उड़कर बाहर आता है। टोकन बाहर आते ही उसमें से थंडर बिखर कर निकलने लगती है। टोकन देखकर कियान क्यूजी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और वो एक्सट्रीम रेस्पेक्ट के साथ ऑफर करता है कि जब वांग लिन यिन और यांग स्टेज पर पहुंचेगा तो कियान फैमिली उनकी सबऑर्डिनेट फैमिली बन जाएगी। लेकिन वांग लिन इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने स्मूथली इस ऑफर को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दिया और सीधा अपने हिस्सा यानी हाफ ऑफ कियान फैमिली सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट्स लेकर वहां से निकल गया। उसी समय से लेकर अगले कुछ महीनों तक वांग लिन ने अपनी थंडर सेलेस्टियल टेंपल मैसेंजर का टैग यूज करके पूरी नॉर्थर्न डोमेन में धूम मचा दी। वो हर छोटे बड़े कल्टीवेशन प्लेनेट पर गया और उस जगह से सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट्स का हिस्सा कलेक्ट किया, यानी कि सीधा बोलूं तो वो हफ्ता वसूल रहा था। कई छोटी फैमिलीज ने उसका सबऑर्डिनेट बनने की रिक्वेस्ट भी की, पर वांग लिन का दिमाग क्लियर था। वो जानता था कि अगर उसकी फेक आइडेंटिटी एक्सपोज हुई तो इनोसेंट फैमिलीज खतरे में आ सकती हैं, इसलिए उसने सबको मना कर दिया। अब जब उसके पास जरूरत से कहीं ज्यादा सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट्स इकट्ठा हो गए थे, तो आधा साल बीतने के बाद वांग लिन अपने थंडर बीस्ट के साथ एक थंडर रे फॉर्म करके प्लेनेट यूजिया की तरफ निकल पड़ता है। सफर के दौरान वो पुराने ओल्ड मैन के एस्केप स्पेल को मेमोराइज करता है जो उसने अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग से निकाला था। उसकी उम्मीद बढ़ने लगती है कि अगर ये ट्रिप सक्सेसफुल रही तो उसके हेवन डिफाइंग बीड का मेटल एलिमेंट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा और वो उसका रियल ओनर बन पाएगा। आधा महीना और बीतने पर आखिरकार प्लेनेट यूजिया का मिस्टीरियस फॉग वांग लिन को आंखों के सामने दिखाई देता है। पर इस बार एक ट्विस्ट था। ये फॉग लास्ट टाइम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थिक और डेंस था। जैसे ही थंडर का वर्ल्ड प्लेनेट के करीब आता है, लाउड रंबलिंग की साउंड आने लगती है। वांग लिन की आंखें नैरो हो जाती हैं और एक मोमेंट का वेट किए बिना वो उस थिक घने फॉग के अंदर चार्ज कर देता है। तभी उस डरावने फॉग के अंदर से दहाड़ने की आवाज आने लगती है। उन आवाजों को सुनकर वांग लिन की आंखों में एक इंटेंस चमक आ जाती है। इधर प्लेनेट यूजिया का फॉग इतना घना था कि वांग लिन का डिवाइन सेंस ज्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं हो पा रहा था। थंडर बीस्ट जोर से दहाड़ता है और अपने बॉडी पर थंडर कवर करके सीधा फॉग के अंदर चार्ज कर जाता है। वांग लिन अपना दिमाग लगाता है और रास्ता क्लियर करने के लिए अपनी 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बाहर निकाल कर रैपिडली रोटेट करता है। वो लोग धीरे धीरे
और संभाल कर आगे बढ़ रहे थे, पर जब सरफेस से करीब 1000 फीट की डिस्टेंस बची थी तभी वांग लिन के दिल में एक अजीब सा खतरा का एहसास हुआ था। उसी समय एक पतला टेंटिकल जैसे किसी ऑक्टोपस के हाथों इतनी स्पीड से आता है कि उसका सिर्फ एक आफ्टर इमेज दिखता है। थंडर विश तो लगी था जो उसने तुरंत डॉज कर दिया, पर वो टेंटिकल्स वापस जाते जाते वांग लिन की 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन को अपने साथ लपेट कर ले नीचे खींच ले जाते हैं। भाई साहब, वांग लिन समझ जाता है कि ये क्या वाला है। ये टेंटिकल्स एकदम मून गेजर सरपेंट के थर्ड फॉर्म जैसे लग रहे हैं। दोस्त, मून गेजर सरपेंट के 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, इसमें सरपेंट के पास कोई अटैकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, ये सिर्फ एक बेसिक और हार्मलेस फॉर्म में रहता है। सेकंड फॉर्म, इस स्टेट में इसकी बॉडी के सारे वाल छोटे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और ये एंसेंट गॉड की बॉडी के अंदर अलग अलग शेप्स में बदलने लगता है। ये फॉर्म यूजुअली इंडिकेट कर दिए कि सरपेंट सो रहा है। और थर्ड फॉर्म यानी एजोल्ट फॉर्म सबसे खतरनाक होता है, जिसमें उसके टेंटिकल्स उसकी पूरी बॉडी जितने लंबे हो जाते हैं। वांग लिन शौक में था क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ 2 सरपेंट थे जो सो रहे थे, तो आखिर पिछले 100 साल में यहाँ कौन आया था जिसने इस बीस्ट को जगाकर इतना गुस्सा दिला दिया। खतरे के बावजूद वांग लिन अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन पाने के लिए आगे बढ़ने का रिस्क लेता है। फॉग से बाहर आते ही जो नजारा उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। पूरी जमीन पर पेड़ पौधों की जगह डार्क रेड कलर के लंबे लंबे टेंटिकल्स लहरा रहे थे, जिनसे एक मिस्टीरियस पावर निकल रही थी। तब एक टेंटिकल अचानक से ऊपर से अटैक कर देता है, पर वांग लिन की स्पीड इतनी तेज थी कि वो टेलीपोर्ट कर जाता है और टेंटिकल सिर्फ उसके आफ्टर में से टकरा कर निकल जाते हैं। वांग लिन को पता था कि मून गेजर सरपेंट के सेंसिटिव स्पॉट उन टेंटिकल्स की रूट हैं, तो वो अपने सेलेस्टियल एक्सेशन फोर्स को निकालता है और उन्हें क्रश करके रेड मिस्ट में रिफाइन कर देता है और उन टेंटिकल्स के ऊपर छोड़ देता है। जैसे ही टेंटिकल्स इस रेड मिस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो डार्क रेड कलर से क्रिम्सन रेड कलर के हो जाते हैं और उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान नशे में धुत हो जाए। इसी मौके का फायदा उठाकर वांग लिन चुपचाप जड़ों पर फ्रूट का जूस सील करने लगता है। पर वह स्टोरी में ट्विस्ट तो आना बाकी था। जब मून गेजर सरपेंट की बॉडी में टॉक्सिन्स स्पेल यानी बाहर निकलने लगते हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की टॉयलेट यूज करने जैसा नजारा था। तो आसमान में बैठा थंडर बीस्ट इस सब को देखकर बड़ा डिस्गस्ट यानी वाहियात फील करता है और बेवकूफ थंडर बीस्ट जमीन की तरफ चार्ज कर देता है। उसकी बॉडी से थंडर शूट करता है और बहुत जोर से दहाड़ता है। वांग लिन पीछे मुड़कर चिल्लाता है, डैम बीस्ट जल्दी वापस आ, पर तब तक देर हो चुकी थी। मून गेजर सरपेंट का थर्ड फॉर्म साउंड को लेकर एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। जमीन अचानक से कांपने लगती है जैसे पूरा प्लेनेट जिंदा हो गया हो। सारे टेंटिकल्स अचानक रुकते हैं और उनमें से एक ब्लाइंडिंग यानी बांधने वाली रेड लाइट्स निकलने लगती है, जिससे पूरा प्लेनेट लाल हो जाता है। ब्लिंक करते ही वो सारे टेंटिकल्स थंडर बीस्ट को चारों तरफ से लपेट लेते हैं। थंडर बीस्ट पूरी जान लगाकर स्ट्रगल करता है और थंडर रिलीज करता है, पर एक भी टेंटिकल्स नहीं टूटता। अब थंडर बीस्ट की आंखों का घमंड गायब हो चुका था और वो डर चुका था। वांग लिन तुरंत वॉइस ट्रांसमिशन भेजता है, दहाड़ना बंद करो, और अपने बचे हुए फ्रूट्स को निकालने लगता है। और उसी दौरान इस प्लेनेट यानी मून गेजर सरपेंट, ऐसा समझाऊं तो तुम्हें पूरा प्लेनेट ही मून गेजर सरपेंट की बॉडी है। मतलब जब वो सोता है तो एज अ प्लेनेट दिखाई देता है। उसके एकदम कोर में एक बड़ा सा केव था। वहाँ एक पतला सा ओल्ड मैन बैठा था जिसके आसपास एक बड़ा फर्नेस था जिस पर टेंटिकल्स लिपटे हुए थे और कुछ एब्जॉर्ब कर रहे थे। अचानक उस ओल्ड मैन की आंखें खुलती हैं और उसका एक्सप्रेशन एकदम ग्लूमी हो जाता है। केव की वॉल्स मूव करने लगती हैं। वहाँ बहुत ज्यादा रेड मिस्ट भर जाती है और एक बहुत ही गंदी बदबूदार गंदी जिसमें लाइटनिंग भरी हो वो अंदर आने लगती है। और दोस्तों, ये ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि अपना मुन्ना ग्रीडी था जो कि यहाँ पर फंसा हुआ था और वो उस जगह पर बैठा था जहाँ मून गेजर सरपेंट अपने वेस्ट को बाहर निकलता है। वांग लिन बिना टाइम वेस्ट किए अपने बैग ऑफ होल्डिंग से बचे हुए सारे सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट्स को निकालता है। वो चुपचाप उस फंसे हुए थंडर बीस्ट को देखता है जिसकी अब और दहाड़ने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी और डर के मारे सहम गया था। वांग लिन उन फ्रूट्स को क्रश करके जूस निकालता है और अपनी ओरिजिन एनर्जी से रिफाइन करके रेड मिस्ट बनाकर सीधा उस ट्रैप्ड बीस्ट के ऊपर डाल देता है। जैसे ही वो मिस्ट डिफ्यूज होती है, टेंटिकल्स का कलर थोड़ा बदलने लगता है और उनकी पकड़ थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर थंडर बीस्ट अपने आप को थंडर में कवर करता है, अपनी जाइंट बॉडी को श्रिंक करके वापस एक वॉर चैरियट में बदल लेता है और बाहर निकल आता है। वांग लिन तुरंत अपना लेफ्ट हाथ आगे बढ़ाता है और उस गॉड स्लिंग वॉर चैरियट को अपने बैग में रख लेता है। भाई, थंडर बीस्ट की तो हालत खराब हो गई थी इस बार। उसके बाद के कुछ दिनों में वांग लिन बचे हुए जूस का यूज करके प्लेनेट के करीब 70 to 80%
टेंटिकल्स को सील कर देता है। अब उसके सारे फ्रूट्स खत्म हो चुके थे, पर वो फ्रूट्स वापस लेने के बजाय वो रिस्क लेकर सीधा जमीन के अंदर यानी मून गेजर सरपेंट की बॉडी में जाने का डिसीजन लेता है। जमीन के अंदर जाते हुए उसे एक चिपचिपा लिक्विड मिलता है जिसे कुछ सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी कैद थी। वांग लिन का दिमाग इंस्टेंटली क्लिक करता है। उसे याद आता है कि लास्ट टाइम यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, जिसका मतलब था कि पिछले 100 साल में यहाँ कोई ना कोई तो पावरफुल कल्टिवेटर आया है और उसने कोई स्ट्रॉन्ग स्पेल यूज किया। नीचे जाते जाते आखिरकार वांग लिन उस मेटल वेन जो एक्चुअली में मून गेजर सरपेंट की बोन है वहां तक पहुंच जाता है, पर वांग लिन बहुत सतर्क था। वो सीधा बोन पर हाथ नहीं रख डालता क्योंकि उसे डर था कि जिसने भी बीस्ट को जगाया है कहीं वो आसपास छुपकर एम्बुश ना कर दे। जब वो उस बोन को केयरफुली एग्जामिन कर लेता है तो उस बोन पर एक बहुत बड़ी दरार दिखाई देती है जो ड्राइड म्यूकस से ढकी हुई थी। अपनी सेलेस्टियल बाइंड से जब वो उस म्यूकस को क्लियर करता है तो उसके तो होश ही मानो उड़ जाते हैं। उस दरार के डीप अंदर एक बहुत बड़ा माउंटेन घुसा हुआ था जो उस बोन के साथ लगभग मिक्स हो चुका था। वांग लिन तुरंत इस पहाड़ को पहचान लेता है। ये वही माउंटेन है जो वही ट्रेजर था जिसमें से ग्रीड ने माउंटेन सोल एक्सट्रैक्ट की थी। तो ग्रीड ने यह कांड किया है। वांग लिन समझ जाता है कि इसी चोट के दर्द की वजह से मून गेजर सरपेंट इतना गुस्सा में है और अपने थर्ड फॉर्म में बदल रहा है। वांग लिन उस पहाड़ को छोड़ना नहीं चाहता था, पर क्योंकि पहाड़ का कुछ हिस्सा बोन से जुड़ चुका था वो बड़ी सावधानी से लिंगतिया नाम की स्वॉर्ड एनर्जी को यूज करता है ताकि बीस्ट को थोड़ा भी स्टिमुलेट ना करे। वो पहाड़ का एक हिस्सा धीरे से काटने लगता है। जैसे ही क्रैकल की आवाज के साथ वो पहाड़ का हिस्सा अलग होता है, अचानक वांग लिन को कुछ फील होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ। वांग लिन उसको टुकड़े को अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रखता है और पीछे अपनी लेफ्ट फिंगर को करता है और बोलता है स्टॉप, यानी वांग लिन स्टॉप स्पेल यूज करता है। साथ ही वो एक ओल्ड मैन वाला एस्केप स्पेल यूज करता है और जमीन के अंदर एक रॉकेट की तरह फरार हो जाता है। जब वो भागते हुए थोड़ा दूर पहुंचकर अपना डिवाइन सेंस फैलाता है तो वांग लिन देखता है कि स्टॉप स्पेल के असर में एक छोटा मून गेजर सरपेंट फंसा हुआ है। हालांकि ये छोटा है पर फिर भी इसकी बॉडी 100 फीट तक जमीन के बाहर थी और बाकी जमीन के अंदर बीस्ट की आंखें खून की तरह लाल थी और भयानक तरीके से वो दहाड़ मार रहा था। इसको देखकर वांग लिन की फट चुकी थी। तो गाइस आज के लिए बस स्टोरी शुरू होती है वहीं से जहाँ वांग लिन छोटे मून गेजर से बचकर निकलता है। उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। तभी उसे एंशिएंट गॉड तुशी की मेमोरीज याद आती। उन मेमोरीज के अकॉर्डिंग मून गेजर सरपेंट के अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसे मून फ्लावर कहते हैं। ये मून फ्लावर इतना ज्यादा पॉइजनस होता है कि पूरे यूनिवर्स में एंशिएंट गॉड के ब्लड के अलावा कोई इस चीज के पॉइजन को क्योर नहीं कर सकती कोई भी चीज। मून फ्लावर की असली वैल्यू तब पता चलती है जब एक मून गेजर सरपेंट की डेथ होती है। जब मून गेजर मरता है तब ये मून फ्लावर पूरे मून गेजर सरपेंट की बॉडी को एक गुब्बारे की तरह एक्सपेंड कर देता है जब तक कि वो पूरी तरह एक्सप्लोड ना हो जाए। और ये कुछ छोटा मोटा धमाका नहीं होता, ये एक्सप्लोजन उस पूरे स्टार सिस्टम में एंशिएंट गॉड को छोड़कर हर एक लिविंग चीज को मिटा देता है। ध्यान रखना मून गेजर सरपेंट जितना बड़ा होगा ये एक्सप्लोजन उतना ही ज्यादा मैसिव और स्ट्रॉन्ग होगा। यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज तक किसी भी मरे हुए मून गेजर सरपेंट के रिमेन यानी अवशेष किसी को नहीं मिले। ये मून गेजर ही वो इकलौती चीज है जिसके बारे में मून गेजर सरपेंट सबसे ज्यादा केयर करते हैं। अगर कोई भी इस मून फ्लावर को लेने की कोशिश करता है तो जब तक वो मर ना जाए, जब तक ये मून गेजर उसका पीछा नहीं छोड़ता। वांग लिन का एक्सप्रेशन एकदम ग्लूमी और सीरियस हो जाता है। वो सोचता है मैंने सुना था कि ग्रीड ये बंदा बिना किसी ट्रेजर के कहीं नहीं जाता, कहीं इस बेवकूफ ने उस मून फ्लावर को कोई ट्रेजर तो नहीं समझ लिया। तो उसे इस उसी की मेमोरीज बिल्कुल क्लियर थी कि मून फ्लावर को किसी भी हालत में बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो वो तुरंत एक्सप्लोड कर जाएगा। ये बात सोचकर ही वांग लिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि अगर इस साइज का मून गेजर सरपेंट का एक्सप्लोजन हुआ तो नॉर्थर्न डोमेन का आधे से ज्यादा हिस्सा पलक झपकते ही राख में मिल जाएगा। अगर कोई बाहर का इंसान इस मून गेजर सरपेंट को प्रोवोक ना करे तो ये अनगिनत सालों के बाद भी नहीं मरेगा, बस ये बस अपने सेकंड फॉर्म में शांति से रहेगा जब तक इसकी नेचुरल डेथ ना हो जाए, जिसमें बहुत लंबा समय लगता है। और इवन अगर कोई यहाँ आ भी जाए तो इस बीस्ट की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि मून फ्लावर को निकालना किसी के लिए भी नामुमकिन है। ऐसी कोशिश करने का मतलब है सीधा मौत को गले लगाना। वांग लिन की आंखों में चमक आती है और वो अपने आप से कहता है अगर ग्रीड खुद मौत को ढूंढ रहा है
तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सोचकर वो आगे बढ़ जाता है और अपनी सर्च कंटिन्यू रखता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वांग लिन कुछ जगहों को छोड़कर लगभग पूरे मून गेजर सरपेंट के हर एक पार्ट को सर्च कर लेता है। इस पूरे टाइम में उसे कोई और मून गेजर सरपेंट नजर नहीं आता। वांग लिन अपने लॉजिक लगाता है, अगर वो ग्रीड अभी तक इस मून गेजर सरपेंट के हाथों नहीं मरा है तो पक्का इस बीस्ट ने उसे जिंदा सोलो कर लिया होगा, और ये बीस्ट जो कुछ भी निकलता है वो सब इसकी बॉडी के उस पॉइंट पर इकट्ठा होता है जहाँ डाइजेस्ट करना और वेस्ट निकालने का प्रोसेस होता है। ये कैलकुलेट करता है। वांग लिन तुरंत उस लोकेशन की तरफ तेजी से निकल पड़ता है। मून गेजर सरपेंट का अपना एक सर्कुलेशन सिस्टम होता है, मतलब जिसका वेस्ट बाहर की दुनिया में नहीं जाता, बल्कि न्यूट्रिएंट्स के लिए बॉडी उस वेस्ट को वापस रीअब्सॉर्ब कर लेती है। हाँ भाई, सीधा शब्दों में कहूँ तो ये वेस्ट अपना ही कचरा वापस खुद खा लेता है। कुछ दिनों के सफर के बाद वांग लिन बहुत सावधानी से उस एब्सॉर्ब और वेस्ट करने वाली लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहाँ की मिट्टी एक ऐसी गंदगी से भरी थी और बहुत ही गंदगी बदबू आ रही थी कि बस पूछो मत। वांग लिन उस जगह के ज्यादा अंदर नहीं जाता, बस किनारे पर ही चक्कर लगाता है। जैसे ही वो अपना डिवाइन सेंस बाहर फैलाता है, अचानक उसे अंदर से एक बहुत ही फेंट हल्की सी डिवाइन सेंस मैसेज सुनाई देती है। क्या बाहर कोई फेलो कल्टीवेटर है? मुझे बचा लो, मुझे बचाओ और मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। वांग लिन की आंखें नैरो हो जाती हैं। यह आवाज उसकी जानी पहचानी थी और ये कोई और नहीं बल्कि ग्रीड था। ग्रीड रोते हुए दोबारा मैसेज भेजता है, फेलो कल्टीवेटर मुझे बचाओ, मेरे पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा। अंदर का नजारा देखोगे तो रोना आ जाएगा। इस एब्जॉर्ब और वेस्ट वाले पॉइंट के अंदर ग्रेड की बॉडी पूरी तरह से सूख चुकी थी और वो एकदम पतला हो गया था। पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से यहाँ की एब्जॉर्प्शन फोर्स को झेलने के चक्कर में उसने अपना बहुत सारा फ्लैश, ब्लड, एसेंस और सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को खो दिया था। उसके पास वो मिस्टीरियस फर्नेस ना होता, अगर वो कब का मिट्टी में मिल चुका होता और उसकी बॉडी कम्प्लीटली गायब हो चुकी होती। अब तुम पूछोगे कि आखिर ग्रीड इस जगह में मून गेजर के इस वेस्ट वाली जगह में आया कैसे? तो हुआ यूं कि कई सालों पहले ग्रीड को यहाँ एक पावरफुल ट्रेजर की फीलिंग आई थी, और ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसे आखिरी बार तब आई थी जब उसे वो मिस्टीरियस फर्नेस मिला था। इस लालच में अंधा होकर वो इस जगह पर एंटर कर गया। उस वक्त लेनेट यूनिसिया एकदम शांत था, तो वो बिना किसी रुकावट के उस ट्रेजर की तरफ अंदर चला गया। जिस ट्रेजर पर उसकी नजर थी वो कुछ और नहीं बल्कि मून गेजर सरपेंट का मून फ्लावर ही था। रास्ते में आते हुए वो मेटल वेन को देखता और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपना सेलेस्टियल माउंटेन उसमें स्टैब कर दिया। ये बंदा इतना लालची था कि वो एक ही बार में उस मेटल वेन के बड़े बड़े सेक्शन निकालना चाहता था, पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस भयंकर पेन की वजह से मून गेजर सरपेंट अपनी नींद से जाग गया था। अगर उसने सही टाइम पर अपना फर्नेस बाहर नहीं निकाला होता तो वो यहीं मर चुका होता। इस हादसे ने ग्रीड को बुरी तरह शॉक कर दिया था, जिसके बाद वो अगले कई सालों तक छुपा रहा जब तक कि मून गेजर सरपेंट वापस शांत न हो गया। उसके बाद उसने दोबारा मेटल वेन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और सीधा उस तरफ भागा जहाँ उस ट्रेजर यानी मून फ्लावर को फील कर रहा था। हालांकि उससे पहले ही लगने लगा था कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा था कि वो सिर्फ एक बार जाकर देखेगा, अगर आसानी से ट्रेजर मिल गया तो ठीक, वरना वो तुरंत वहां से निकल जाएगा। अपनी जिंदगी भर के ट्रेजर ढूंढने के एक्सपीरियंस से वो फाइनली वहां पहुंच गया जहाँ मून फ्लावर रखा था। पर मून फ्लावर पर एक नजर डालते उसकी सांसें मानो अटक सी गई थी और उसकी आंखों में लालच की आग जलने लगती है। उसे पता नहीं था कि ये मून फ्लावर आखिर क्या वाला है, पर वो उसके अंदर की इस पावरफुल डिस्ट्रक्टिव फोर्स को क्लियरली फील कर पा रहा था। उसे लगा कि इस फोर्स से तो मैं लिंक ध्यान हो जैसे पावरफुल कल्टीवेटर को भी मिट्टी में मिला सकता हूँ। बस फिर और क्या, लालच ने उसकी अकल पर पत्थर डाल दिया। उसने वहां से भागने का प्लान कैंसिल किया और उस ट्रेजर को चुराने के लिए आगे बढ़ा। और जैसे ही उसने उस मून फ्लावर को छुआ, ऐसा लगा जैसा प्लेनेट की सदियों की नींद सच में जाग गया हो, जैसे प्लेनेट ही सदियों की नींद से जाग गया। उसी पल मून गेजर सरपेंट अपने थर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो गया था। ग्रीड ने बड़ी मुश्किल से अपना थोड़ा सा डिवाइन सेंस सनफ्लावर के अंदर ही डाला था कि अचानक एक बहुत बड़े बड़े से मुंह उसे स्वॉलो कर लिया और तभी से वो इस टॉयलेट वाली जगह में फंसा हुआ था। उसने इस अजीब जगह को एनालाइज किया और रियलाइज किया कि ये पूरा प्लेनेट एक्चुअली में एक बहुत बड़ा बीस्ट है, और डर कर उसने ट्रेजर का लालच छोड़ दिया और भागने के लिए तैयार हो गया। उसने वहां से एस्केप करने के लिए अपने फर्नेस की पावर पर रिलाई किया और कई बार अपनी प्लेस को स्विच किया, यानी कि इस फर्नेस की एक स्पेशल एबिलिटी है जैसे वो प्लेसेस को स्विच कर सकते हैं। पर खैर हर बार जब उसने भागने की कोशिश की उसे पकड़ लिया गया, वापस निकला गया और दोबारा इसी कचरे के स्पॉट में फेंक दिया गया। और तो और आखिरी कोशिश के बाद इन टेंटिकल्स
फर्नेस ने उसके फर्नेस को भी लपेट लिया और उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब करके फर्नेस को पूरी तरह बेअसर कर दिया। ग्रीड कोई बेवकूफ नहीं था, अपना दिमाग यूज करके समझ गया था कि ये जगह उस बीस्ट की एब्जॉर्ब और बेस्ट वाला एरिया है। उसे बस एक बात समझ नहीं आ रही थी कि ये बीस्ट उसे मार क्यों नहीं रहा और बार बार उसे यहीं क्यों लाकर पटक रहा है। तो दोस्तों, पिछले 100 सालों में आज पहली बार था जब ग्रीड भी बाहर किसी कल्टीवेटर की प्रेजेंस फील की और उस वक्त उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ग्रीड अपना डिवाइन सेंस में से लगातार बेहतर रहा। फेलो कल्टीवेटर, मुझे बचा लो। ये ओल्ड मैन कसम खाता है कि तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देगा। पर भाई पता है वांगलिन ने क्या किया? उसने एक वर्ड भी नहीं बोला। वो बिल्कुल खामोश रहा और बिना कुछ सोचे समझे जाने के लिए पीछे मुड़ गया। वांगलिन अच्छी तरह जानता था कि उसकी करेंट कल्टीवेशन लेवल के साथ वहां अंदर जाना तो बहुत आसान होगा, पर वहां से वापस जिंदा निकलना नामुमकिन। पर उसे ये पता चला कि ग्रीड यहाँ 100 सालों से फंसा हुआ है और उसको बचाने आज तक कोई नहीं आया। तो वांगलिन दिमाग दौड़ाता है और उसे समझ आता है कि ग्रीड 11 स्टार सिस्टम में अकेला आया है, तो उसे और दूसरे किसी एनिमी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो बिना किसी हेजिटेशन के मुड़ा और निकल पड़ा। ग्रीड ने जिन ट्रेजर्स का लालच दिया, उसने वांगलिन को जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वांगलिन का रूल एकदम सिंपल था, जो चीजें उसे मिलनी चाहिए वो उससे आराम से मिल जाएंगी और जो चीजें उसे नहीं मिलनी चाहिए उनके लिए लालच करना उसकी फितरत नहीं है। वांगलिन मिट्टी के अंदर से एक हवा के झोंके की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ वक्त बाद वो सीधा वापस उस बोन वाले क्रैक के पास पहुंच गया था। वहां रुककर उसने बहुत देर तक बड़ी डीपली ऑब्जर्व किया और फाइनली डिटरमाइन किया कि वहां आसपास कोई और मूनगेजर सरपेंट नहीं छुपा है। तब जाकर वांगलिन वहां लोटस पोजीशन में बैठ गया और अपने आप को प्रिपेयर करने लगा। उसके बैठने के बाद वो एकदम शांत हो गया, बिल्कुल हिला भी नहीं। तभी उसका सेलेस्टियल गार्ड बाहर आया और आसपास का ध्यान रखने लगा। उसके हाथों ने एक सील बनाया और जैसे ही उसने कमांड दिया, उन एंडलेस टेंटिकल्स पर जो सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट्स के लिक्विड का सील करने का रिस्ट्रिक्शन लगाकर वो सारे रिस्ट्रिक्शन एक साथ कोलैप्स कर जाते हैं। अगर कोई आसमान से ऊपर देखता तो उसे देखता कि प्लेनेट यूरेनिया पर फैले हुए वो काउंटलेस टेंटिकल्स अचानक से जोर से ट्रेम्बल करने लगे थे। उन टेंटिकल्स की जड़ों से एक चमकती हुई ब्राइट रेड लाइट निकलने लगी। सील से हटते ही उन सारे टेंटिकल्स ने एक साथ उस सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट के लिक्विड को इंस्टेंटली रिलीज कर दिया। सोचो दोस्त, अगर मून के सरपेंट सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन लिक्विड एब्जॉर्ब करता तो वो उसके समंदर जैसे बड़े साइज के लिए मक्खी के काटने जैसा था। मक्खी मच्छर गया, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही कोई पेन होता, ना ही कोई खुजली, क्योंकि मूनगेजर सरपेंट की बॉडी के पास नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करने की पावर होती है। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा था, यहाँ प्लेनेट के मेजोरिटी ऑफ टेंटिकल्स एक ही साथ उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रहे थे। इसका इफेक्ट इतना भयंकर था जैसे कोई भारी तूफान स्टॉर्म आ गया हो। इसी मोमेंट पर उन ज्यादातर टेंटिकल्स ने अपना हिलना डुलना बंद कर दिया था और बुरी तरह कांपने लगे। उन सेलेस्टियल एक्सेशन फोर्स की पावरफुल एनर्जी अचानक से पूरे एनवायरनमेंट में फैलने लगी। बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट्स लिक्विड की वो मिस्टीरियस फोर्स टेंटिकल्स की जड़ों के रास्ते मूनगेजर सरपेंट की बॉडी के अंदर घुसने लगी। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे 10,000 नदियां मिलकर एक विशाल समुद्र खड़ा कर देती हैं। उस सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट की अजीबोगरीब फोर्स ने भी एक बड़ा ओशन फॉर्म कर लिया था और पूरे मूनगेजर सरपेंट की बॉडी के अंदर डिफ्यूज हो गई थी। जमीन पूरी तरह हिलती और ट्रेम्बल करती है और मिट्टी के अंदर से एक एक्साइटेड और बाहर निकलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारे टेंटिकल्स का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया, वो नशे में टल्ली होकर इधर उधर झूम रहे हो। अगर वांगलिन का कल्टीवेशन लेवल थोड़ा भी कम होता तो उसके पास उस स्कैटर्ड डेविल द्वारा किसी प्लेनेट की सोल को पुल करने का एक्सपीरियंस ना होता, तो उसे सिर्फ ये लगता कि जमीन हिल रही है और उसे मूनगेजर सरपेंट की सोल से आती हुई उस एक्साइटमेंट का पता नहीं चलता। वांगलिन की आंखें एक्साइटेड होकर चमकने लगती हैं। बिना किसी झिझक के वो अपने दोनों आर्म्स को फैलाता है और उस टूटी हुई बोन के दोनों हिस्सों को पकड़ लेता है। वो अपने बॉडी के थ्रू उन दोनों हिस्सों को वापस लिंक करने लगता है। अचानक उसके मुंह से एक जोर आवाज आती है, द थर्ड एबिलिटी ऑफ अंडरवर्ल्ड रिवर, पावर ऑफ द अंडरवर्ल्ड। और उसी वक्त वांगलिन का अंडरवर्ल्ड रिवर प्रकट हो जाता है। यह रिवर उसके दोनों आर्म से दो हिस्सों में टूटकर बाहर निकलता है और गुस्से में पागल तो ड्रैगन्स की तरह आगे बढ़ती है। ये अंडरवर्ल्ड रिवर उस जायंट बोन पर बेहद तेजी से मूव करती है, उसे पूरी तरह कवर कर लेती है। वांगलिन एक दहाड़ लगाता है, बोन एक्सट्रैक्शन। जैसे उसने
में यह चल रहा है उस अंडरवर्ल्ड रिवर से भयानक और पावरफुल सक्शन फोर्स यानी खींचने वाली फोर्स आई जिसका कोई मुकाबला नहीं था। ये थर्ड एबिलिटी का यूज इसको डीमन स्पिरिट लैंड के टायर्ड एविस से मिला था। ये एक्सट्रीम पावर वांग लिन को तब हासिल हुई थी जब दो स्टार सिस्टम के टकराने या मतलब यानी कि जहाँ से लिंक करते हैं दो स्टार सिस्टम उनसे पैदा हुई इनविजिबल फोर्स के उसने डीप एनलाइटमेंट एक्सपीरियंस किया था। इस एबिलिटी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वांग लिन का दाव जैसे जैसे बढ़ेगा इसकी पावर भी इनफाइनाइटली बढ़ती जाएगी और अपनी लेट स्टेज एसेंडेंट की पूरी कल्टीवेशन से उसने ये पावर यूज की। इस खिंचाव यानी सक्शन फोर्स में इतनी ताकत थी कि उसने पूरे के पूरे प्लेनेट यूजिया को झंझो कर रख दिया था। यहाँ तक कि प्लेनेट के आसपास फैला हुआ वो डेंस फॉग भी इस फोर्स से हिल गया था और उस जमीन की गहराई से दबी दबी सी रोड निकलने लगी जिसमें एक बहुत ही एंशिएंट फीलिंग भरी हुई थी और ये आवाज दूर दूर तक फैलने लगी। वांग लिन लोटस पोजीशन में बैठा हुआ था और उसकी आंखें एकदम तेज चमक रही थी। उसके अंडरवर्ल्ड रिवर की इमेंस पावर ने बून के दोनों सेक्शन को पूरी तरह कवर कर लिया था। अब वो दोनों हड्डियां ऐसे हिल रही थी जैसे उनमें जान आ गई हो। एक ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट के साथ वो वाइब्रेशन और भी ज्यादा वायलेंट हो गई थी। ये सिर्फ एक छोटा हिस्सा नहीं था, वो पूरी की पूरी बून हिल रही थी। सोचो ऐसा लग रहा था जैसे किसी जाइंट ने किसी इंसान की स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी पकड़ ली हो और उसे जोर जोर से हिला रहा हो जिससे उसकी पूरी बॉडी कांप उठे। इस वक्त उस मून गेजर सर्पेंट का भी यही सेम हाल था। पूरा का पूरा प्लेनेट पूरी तरह से ट्रेम्बल करने लग रहा था। वांग लिन के आसपास का एरिया बुरी तरह से हिल रहा था पर वांग लिन बिना एक इंच हिले वहीं पर बैठा था। मून गेजर सर्पेंट की बॉडी में से एक भयंकर पेन फैल रहा था पर उन सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट्स के नशे की वजह से वो दर्द बहुत हद तक कम हो गया था और तो और एक अजीब से तरीके से वो दर्द एक एक्साइटमेंट में बदल गया था। प्लेनेट के सरफेस का नजारा और भी क्रेजी था। सारे टेंटिकल्स किसी पागल की तरह आगे बढ़ रहे थे और उनकी लेंथ अपने ओरिजिनल 1000 फीट से भी कहीं गुना बढ़ गई थी। अगर कोई स्पेस से प्लेनेट यूजिया को देखा तो वो एक जाइंट कांटेदार समुद्री जीव जैसा लग रहा था। जमीन पर काउंटलेस दरारें पड़ रही थी और वहां से मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े उखड़कर स्पेस मोड़ने लग गए थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे एग का छिलका तेजी से टूट कर गिर रहा हो। उस गिरते हुए मिट्टी के साथ प्लेनेट के अंदर एक बहुत ही एंशिएंट ऑरा बाहर निकलने लगी थी जैसे कोई खतरनाक बीच अनगिनत सालों की नींद से जाग रहा हो। प्लेनेट के अंदर वांग लिन की आंखों की चमक और बढ़ गई थी। अचानक वांग लिन लाइट की स्पीड से उठकर खड़ा होता है। वो इंस्टेंटली बोन को लेफ्ट सेक्शन के पास पहुंचता है, बोन के लेफ्ट सेक्शन के पास, और अपने दोनों हाथों से उस बड़ी हड्डी को जकड़ लेता है और एक दहाड़ लगाता है, राइज, यानी उसको उठाता है जोर से। ये आवाज किसी बादल के गरजने जैसी थी जिसमें वांग लिन ने अपनी सारी एनर्जी एक ग्रेट पावर में बदल दी थी। उसके हाथों की निशाने बुरी तरह फूल गए थे, उसकी हाथों की नसें बुरी तरह से फूल गई थी और उसके सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी पर रून्स चमकने लगे थे। वांग लिन की आंखों में एक मैडनेस था पर उस पागलपन के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामनेस भी थी। वांग लिन दोबारा चिल्लाता है, राइज फॉर मी, और पूरी ताकत से बोन को खींचना शुरू कर देता है। जमीन और भी जोरों से हिलने लगती है पर अंदर से पेनफुल दहाड़े आने लगती है। पर फ्रूट्स के असर की वजह से उस जाइंट मून गेजर सर्पेंट को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वांग लिन अपनी बॉडी को पूरा टेंस कर लेता है और एक और बार जोर लगाता है और फाइनली वो उस जाइगेंटिक बोन को 3 इंच हिलाने में कामयाब हो जाता है। भाई 1 इंच हिलाना भी इस वक्त बहुत बड़ी बात है। वांग लिन बिना किसी वक्त को बर्बाद किया, वांग लिन बिना सोचे समझे अपनी लेटेस्ट असेंडेंट की पूरी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को लगा देता है। जमीन से एंडलेस रंबल्स आती हैं और वो बोन जो काउंटलेस किलोमीटर्स लंबी थी उसे वांग लिन धीरे धीरे खींचना शुरू कर देता है। 7 इंच, 10 इंच, 3 फीट, 100 फीट, ऐसा करके उस फ्रिक्शन की आवाज इतनी तेज थी कि किसी की भी आत्मा कांप जाए। वांग लिन का चेहरा एकदम डरावना हो गया था और उसकी एनर्जी किसी तूफान की तरफ फ्लो कर रही थी। अगर वो लेट स्टेज एसेंडेंट पर ना होता तो उसकी बॉडी ऐसी इमेंस एनर्जी को झेल नहीं पाती और वहीं पर एक्सप्लोर कर जाती। एक जोर का धमाका होता है और वांग लिन उस हाफ सेक्शन बोन को लेकर सरफेस की तरफ चार्ज कर देता है। तभी वहाँ एक फ्लैश के साथ उसका सेलेस्टियल गार्ड भी आता है और बोन के दूसरे हिस्से को पकड़ लेता है। ये सेलेस्टियल गार्ड इल्यूजनरी इन स्टेज पर था और एंशिएंट गॉड जैसा कल्टीवेशन मेथड यूज करता था, इसलिए ये स्ट्रेंथ में वांग लिन से भी कहीं ज्यादा ताकतवर था। सेलेस्टियल गार्ड की बॉडी गोल्डन ग्लो मार रही थी जिसमें रेड लाइट का भी इंट था। वो गार्ड उस जाइंट बोन को खींचते हुए सीधा वांग लिन के पीछे निकल पड़ता है। वो दोनों एक हिस्सा पकड़कर पूरी जमीन को चीरते हुए तेजी से सरफेस की ओर बढ़ रहे थे। उनकी स्पीड शुरू में स्लो थी पर मोमेंटम आते ही वो फास्ट होते चले गए। उसी दौरान उस दर्द से स्टिमुलेट होकर मून गेजर सर्पेंट रैपिडली अपने थर्ड फॉर्म में बदलने लगता है और भला उन सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट्स का, जिसकी वजह
वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्लो हो रहा था और बीस्ट अभी भी स्लीप स्टेट में था। जैसे ही वांग लिन जमीन तोड़कर सरफेस के बाहर निकलता है, उसकी आंखों का पागलपन नेक्स्ट लेवल पर था। वो बिना किसी रैम के उस बोन को जमीन से उखाड़ता है और उसको लेकर चला जाता है। ये आधी लंबी बोन किसी मैसिव माउंटेन जितनी लंबी थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जायंट गोल्डन रंग का फायर ड्रैगन आसमान में उड़ रहा हो। ये बोन इतनी बड़ी थी कि उसे स्टोरेज बैग में भी नहीं रखा जा सकता था, इसलिए वांग लिन और उसके सेलेस्टियल गार्ड को उसे आसमान की तरफ खींच कर ले जाना पड़ रहा था। उस बोन के सामने वांग लिन का साइज एकदम चींटी जैसा लग रहा था। दोनों ने मिलकर अपने लिमिट से ज्यादा स्पीड पकड़ ली थी। वांग लिन की बॉडी से थोड़ा एनर्जी लीक होने भी लगी थी, जिससे उसे बहुत पेन हो रहा था, पर इस बोन के सामने वो दर्द कुछ भी नहीं था। उसे पता था कि अगर उसने थोड़ी भी देर की तो वो पक्का मारा जाएगा, क्योंकि मूनगेजर सरपेंट उस चोर को जिंदा नहीं छोड़ेगा जिसने उसकी हड्डी चुराई हो। रोड के असर के बावजूद बीस्ट के बहुत सारे टेंटिकल्स स्लो मोशन में आकर उस जायंट बोन को लपटने लगते हैं। ये देखकर वांग लिन ने बिना रुके अपनी बैग पर टैप किया और रिस्ट्रिक्शन फ्लैग बाहर निकल आया। वांग लिन की आंखों में थोड़ा दुख था। क्योंकि इस फ्लैग को उसने 900 सालों से रिफाइन किया और इसके अंदर एक हल्की सी इंटेलिजेंस आ चुकी थी। फ्लैग जैसा एक सैड क्राई निकलता है फ्लैग से, जिसमें डिसिसिवनेस छुपाता। वो फ्लैग अचानक कोलैप्स हो जाता है और उसकी सारी काउंटलेस रिस्ट्रिक्शन मिलकर एक ब्लैक मीटियोर में बदल जाती है, जिसके अंदर आग जल रही थी। ये ब्लैक मीटियोर उन टेंटिकल्स पर जाकर क्रश हो जाता है जो बोन से लिपटा हुआ था। इस रिस्ट्रिक्शन फ्लैग के सेल्फ डिस्ट्रक्शन से एक एक्सट्रीमली पावरफुल फोर्स जनरेट होती है, क्योंकि इस फ्लैग में स्पिरिट हुई थी जो वांग लिन की वजह से बनी थी। इस सेक्रीफाइस से आई एंडलेस पावर ने टेंटिकल्स की स्पीड को एकदम से धीमा कर दिया। हालांकि बीस्ट इतना पावरफुल था कि टेंटिकल्स कटे नहीं, पर उन्हें कुछ देर के लिए रोके रखना काफी था। वांग लिन अपने दिल में साय करता, मेरा रिस्ट्रिक्शन फ्लैग चला गया, और पूरी ताकत से बोन को खींचते हुए आसमान की उस डेंस फॉग की तरफ चार्ज कर देता है। उसका सेलेस्टियल गार्ड भी आजाद होकर वांग लिन के पीछे निकलता है। अब उसकी मंजिल सिर्फ एक ही थी, उस फॉग के पार एंडलेस स्पेस। लेकिन ठीक उसी वक्त जमीन का ट्रेम्बल करना पीक पर पहुंच जाता है। जमीन के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा क्रैक खुलने लगता है। ये कोई आम क्रैक नहीं था, ये एक ह्यूज माउथ था, और उस मुंह से एक ऐसी भयंकर रोड निकल कर आती है जिसने आसमान और जमीन दोनों को हिला कर रख दिया था। उस आवाज के इम्पैक्ट से ही वांग लिन की बॉडी हिल जाती है। उसके अंदर की सारी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी कोलैप्स हो जाती है और उसका चेहरा दर्द से भर जाता है, और वो एक मुंह भर के खून ब्लड की उल्टी करने लगता है। उस जायंट मुंह की रोर से सेलेस्टियल गार्ड की बॉडी भी हिल जाती है। उसके आसपास का गोल्डन ग्लो थोड़ा हल्का पड़ जाता है, पर वांग लिन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने दांत खींचे, यानी कि जैसे पीसते हैं ना दांतों को, और उस जायंट मुंह को इग्नोर किया और आसमान की ओर उस डेंस फॉग की तरफ पूरी स्पीड से भागने लगा। जमीन अचानक किसी पहाड़ की तरह तेजी से ऊपर उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा प्लेनेट ही टूट कर स्पेस में उड़ने लगा हो। और सच्चाई तो ये थी कि ये कोई जमीन नहीं थी, ये उस मूनगेजर सरपेंट की खुद की बॉडी थी, जो अब घूमकर अपना बड़ा सा सर ऊपर उठा रहा है। उसका बड़ा मुंह एकदम अनइमेजिनेबल स्पीड से वांग लिन की ओर आ रहा था। वांग लिन को पता था कि अगर उसे यहाँ से जिंदा बचना है तो इस बीस्ट को एक सेकंड के लिए सही पर रोकना पड़ेगा। उसका दिमाग तेजी से चलता है। उसने इंस्टेंटली अपना हाथ आगे किया और 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। वो फॉर्मेशन अभी भी उस बीस्ट के मुंह के अंदर ही था। वांग लिन ने बिना सोचे समझे खतरनाक कमांड दिया। उसने सारी स्वॉर्ड और उनके अंदर के इविल स्पिरिट्स को एक साथ एक्सप्लोर करवा दिया। एक बहुत बड़ा धमाका उस बीस्ट के मुंह के अंदर होता है, जिससे पावरफुल डिस्ट्रक्टिव फोर्स पैदा होती है। हालांकि मूनगेजर सरपेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि इस ब्लास्ट का उस पर कोई बड़ा असर नहीं हुआ। एक्सप्लोजन के झटके से वो बस एक मूवमेंट के लिए जरूर स्लो हो गया था, और वांग लिन यही तो चाहता था। उसी एक मूवमेंट का फायदा उठाकर वांग लिन और गार्ड उस डेंस फॉग को चीरते हुए सीधा स्पेस की तरफ निकल गए थे। मूनगेजर सरपेंट का नशा अभी पूरी तरह उतरा नहीं था, और उसे फील हो रहा था कि जो लोग भाग रहे हैं उनके पास कोई बहुत ही फैमिलियर चीज है, इसलिए उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जब उस बीच ने देखा कि वांग लिन और फास्ट भाग रहा है, तो उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो सदियों से किसी ने ना सुनी थी। जैसे ही वो आवाज आई, वांग लिन के रोंगटे खड़े हो गए। यह लैंग्वेज कुछ कोई और नहीं थी, बल्कि एंशिएंट गॉड की लैंग्वेज थी। वांग लिन की तो सांसें मानो अटक सी गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मूनगेजर सरपेंट एंशिएंट गॉड की लैंग्वेज कैसे बोल सकता है। उस मोमेंट पर वांग लिन को ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कोई बीस्ट नहीं, बल्कि एक खुली
ग्रोन एडल्ट 8 स्टार एंशिएंट वर्ड पड़ा हो। उस आवाज के आते स्पेस में क्रैक आने लगे और सब कुछ कोलैप्स होने लगा। ये एक सैटरिंग स्पेल था जो सब कुछ मिट्टी में मिला सकता। मौत को इतना करीब देख वांग लिन ने तुरंत पीछे मुड़कर एक बहुत ही अजीब सी और जोर की दहाड़ लगाई। ये भी एंशिएंट गॉड के लैंग्वेज में था कुछ जो उसने बोला, क्योंकि वांग लिन की मेन बॉडी एक एंशिएंट गॉड की ही थी। ये तो उसकी मेन अवतार बॉडी है। वांग लिन की रोर सुनकर वो बीस्ट थोड़ा कंफ्यूज हो गया और अचानक से रुक गया, जिससे स्पेस का टूटना भी बंद हो गया। वांग लिन को एक और मौका मिला और वो बिना रुके आगे बढ़ने लग गया और इस पूरे शोर शराबे की वजह से बीच का डाइजेशन एरिया बुरी तरह से हिल गया और वहाँ एक क्रैक ओपन हो गया था। इसी तरह का फायदा उठाकर अपना मुन्ना ग्रेड बाहर निकल आया। उसने अपना फर्नेस यूज किया ताकि वो तेजी से ऊपर फ्लाई कर सके। जब ग्रेड ने बाहर के स्टार्स देखे तो उसकी खुशी का मान कोई ठिकाना नहीं था। 100 साल बाद आजादी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा आखिरकार उस बदबूदार नरक से छुटकारा मिल गया। अब मैं कभी भी इस नॉर्थन डोमेन में वापस नहीं आऊंगा। ग्रीड का एक्साइटमेंट एकदम पीक पर था और वो जोर से चिल्लाना चाहता था, पर इधर वांग लिन की हालत अभी भी टाइट थी। बीस्ट का कंफ्यूजन खत्म हो रहा था और वो फिर से अटैक करने वाला था। वांग लिन ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उसने अपने सेलेस्टियल गार्ड को ऑर्डर दिया कि जो आदि बून या हड्डी जो उसने पकड़ रखी है उसे बीस्ट को फेंक दो। तो वांग लिन कहता है, मैं तुम्हें आधा हिस्सा वापस देता हूँ। मून गेजर सर्पेंट से एंशिएंट वर्ल्ड लैंग्वेज में वो आदि बून साइज में इतनी बड़ी थी कि जैसे कोई पहाड़ हो, और जब वो नीचे गिरा तो हवा में एक तेज सीटी बजने जैसी आवाज आई। इस पहाड़ को अपनी तरफ आते देख मून गेजर सर्पेंट दोबारा रुक गया। उसकी आंखों में वापस कंफ्यूजन आ गया। ये पहाड़ उसे अपना सा लग रहा था, पर नशे में उसे कुछ ठीक याद नहीं आ रहा था। उसने बिना सोचे समझे अपना बड़ा मुख खोला और पूरे पहाड़ को सोलो कर लिया। और गैस करो ये पहाड़ ठीक किसके ऊपर से गुजरा? बिल्कुल सही, हमारे बेचारे ग्रीड के ऊपर से। ग्रीड जब बस बाहर निकलने वाला था, जब उसने अपने ऊपर से एक बड़ा सा पहाड़ गिरते देखा तो उसकी सारी खुशी एक सेकंड में मिट्टी होने लगी। उसकी आंखों में निराशा आ गई। जान बचाने के लिए ग्रीड तुरंत अपना फर्नेस के अंदर घुस जाता है और साइड में डॉज करता है। पहाड़ फर्नेस से टकराता हुआ निकलता है, जिससे चिंगारियां स्पार्क्स निकलते हैं और अंदर बैठे ग्रेड की पूरी बॉडी कांप गई, जिससे उसने कई बार खून की उल्टी ब्लड मूवमेंट। बीस्ट को वो आधी हड्डी निकलने में जो थोड़ा टाइम लगा, वांग लिन और सेलेस्टियल गार्ड ने इसका फायदा उठाया। वो दोनों पूरी स्पीड से स्पेस में भाग निकले। उनकी जान आखिरकार बच गई, लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। धीरे धीरे मून गेजर सर्पेंट का कंफ्यूजन गायब हो गया था और उस सेलेस्टियल एक्सेशन फोर्स का नशा भी उतर गया था। और जैसे ही उसका नशा उतरा, उसके दिमाग की बत्ती जली और उसे रियलाइज हुआ कि जो पहाड़ भी उसने सोलो किया है वो कोई आम पहाड़ नहीं था, वो उसकी खुद की बून थी। फ्रूट्स का असर खत्म होते वो दर्द जो अब तक छुपा हुआ था वो एक भयानक सुनामी की तरह वापस आया। और इसके साथ ही उस मून गेजर सर्पेंट का गुस्सा किसी वोल्केनो की तरह फूट पड़ा। तो आज के लिए बस इतना। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट।